हैं बांग्लादेश की कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी साहब के पास चलूंगा, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। कर्नल साहब, अगर देखा जाए तो भारत बांग्लादेश का जो सीमा विवाद है वो अंग्रेजों से हमें विरासत में मिला, लेकिन 2011 और 2015 के बीच जो शेख हसीना है उनके साथ बैठकें हुई, भारत और बांग्लादेश की लंबी चर्चा हुई और यह काफी हद तक सुलझाने की कोशिश की, लेकिन ढाका में सरकार बदलते ही फिर तल्खी देखी जा रही है और ढाका से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो भारत के खिलाफ है। भारत ने भी अब अपनी नजरें टेढ़ी कर ली हैं। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है और अब लगता है जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर पींगे हाँक रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर भारत के खिलाफ संकेत दे रहे हैं, लगता है कि सबसे पहले अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई जाए, फेंसिंग की जाए और उसके बाद सख्त संदेश दिया जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, यही एक छोटा सा डर है हमारी और बांग्लादेश की, जो 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर लाइन है वो ज्यादातर पोरस है और जिसकी वजह से बांग्लादेश के लोग, यानी कि जिसमें ज्यादातर बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो हमारे यहाँ आ जाते हैं जी। वो उनको तो कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन अब जो शंका है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जब आपस में हाथ मिला रहे हैं तो पाकिस्तान के आतंकी बांग्लादेश के लोगों को, कट्टरपंथियों को ट्रेन भी करेंगे और फिर खुद और उनके साथ भी हिंदुस्तान में घुसने का प्रयत्न करेंगे, यानी कि यहाँ थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी के लिए खतरा होगा। पर सर, मेरा ये कहना है जी। कि डूबने वाले को हमने जब दिया साहिल से हाथ, वो हमें भी डूबने का मशवरा देने लगे। क्या बात ये है? हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश की है। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान जो एक डूबता हुआ देश है, वो बांग्लादेश को क्या मदद करेगा? आज पाकिस्तान की स्थिति, चाहे नवाज शरीफ आप कितना ही कहने लगे कि नहीं साहब अफगानिस्तान तो हमारा मित्र देश है, नहीं साहब जो वहां के तालिबान है वो तो इस्लाम के शक्ति के प्रतीक हैं, ये सब वो किसी तरह से कवर अप करने का प्रयत्न करें, लेकिन तालिबान तब तक सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक खैबर पख्तूनख्वा के जो पुश्तून है वो उनके साथ नहीं मिल जाएंगे। ऐसे ही बीएलए को सेपरेट करने के लिए वो जो चलान चल रहा है, और जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट किए बगैर सेटिस्फाई नहीं होगा। और पाकिस्तान जो ताकत की बात करता है, उसने बांग्लादेश 1971 में, ये लोग बड़े डोसाइल थे, तब भी इनको फोर्स से वो पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया। अफगानिस्तान के जो पठान हैं या बलूचिस्तान के जो मार्शल कौम है, उन्हें कैसे कर पाएगा? तो पाकिस्तान तो खुद इतनी मुसीबतों में फंसा हुआ है कि पीओके के लोग उसके खिलाफ हैं और इमरान की पार्टी उसके खिलाफ है, और हालत ये है कि टीटीपी जिन पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारती है, इकोनॉमी ये है कि उनकी डेड बॉडीज को ले जाने के लिए गाड़ियां नहीं है, उन्हें गधों पे लाद के ले जाते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान क्या मदद करेगा जो खुद भूखा है? ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर ब्रह्मदीप मेरे साथ मौजूद है। ब्रह्मदीप से, आप पहले से ही फूटी हुई है पाकिस्तान की किस्मत, लेकिन आंख फूटी हुई थी कि हिंदुस्तान का बुरा हो जाए। बांग्लादेश थोड़ा ठीक ठाक तरीके से चल रहा था शेख हसीना के बाद, अब बांग्लादेश भी कह रहा है कि मेरी भी आंख फूट जाए, कम से कम भारत का कुछ तो बुरा हो। लेकिन भारत का बुरा तो होगा नहीं। जिस तरीके से आर्मी चीफ असीम की तारीफ कर रहे हैं हसन साहब, ये संकेत क्या है? ये संकेत क्या है? तब जबकि पाकिस्तान की सेना खुद उलझी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के लड़ाके उसे परेशान कर रहे हैं, बलूचिस्तान में वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, अपनी चौकियों को बचा नहीं पा रहा है, अपनी सरहदों की रक्षा कर नहीं पा रहा है। क्या कहना चाहते हैं हसन साहब तारीफ करके? देखिए मनोज जी, बांग्लादेश के जो सैन्य अधिकारी वो डरे हुए हैं कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना सकता है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बांग्लादेश का भी एक टुकड़ा हो जाए और हिंदुस्तान का अंग बन जाए। क्योंकि भारत यदि बना सकता है
तो भारत तोड़ भी सकता है, वो भारत की ताकत को जानते हैं। लेकिन बांग्लादेश का यह दुर्भाग्य है कि किसी भी देश की एक राष्ट्रीय नीति होती है, किसी भी देश की एक वैदेशिक नीति होती है जो दूसरे देशों से उसके संबंधों को मजबूत करती है या दूसरे देशों से संबंधों को बनाती है। लेकिन बांग्लादेश के मामले में यह अलग इसलिए है क्योंकि वहां की राजनीतिक पार्टी, वहां की राष्ट्रीय नीति नहीं होती, वहां की राजनीतिक पार्टियों की नीतियां चलती कि जब अवामी लीग सत्ता में होती है तो वो अपने देश में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करती है और इस बात का ध्यान रखती है अवामी लीग कि बांग्लादेश के जन्म में चूंकि भारत का बड़ा साथ है, भारत का बड़ा हाथ है, इसके कारण भारत से कैसे मजबूत संबंधों को रखाकर बांग्लादेश की इकोनॉमी को मजबूत किया जाए, बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। और शेख हसीना ने पिछले 1.5-2 दशकों में वो दिखाया भी है। लेकिन बांग्लादेश का इतिहास देखिए, 1971 में 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश अस्तित्व में आया और उसके बाद 1974-75 में मुजीबुर रहमान की जैसे हत्या हुई और वहां के सैन्य तानाशाह जियाउर रहमान सत्ता पर बैठे, तो वहीं से पाकिस्तानी परस्त जो लोग थे वो समानांतर तौर पर चलने लगे। तो बांग्लादेश में दो ताकतें काम करती है, एक बांग्ला पहचान के लिए काम करती है और दूसरी जो ताकतें होती है वो इस्लामिक कट्टरता के लिए काम करती है। अब बांग्लादेश का दुर्भाग्य यह भी है कि वहां की जो सेना है, जिसको अपनी राष्ट्रीय नीति के अनुसार काम करना चाहिए, जिसको अपनी संप्रभुता के लिए काम करना चाहिए, जिसको अपनी सामरिक सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और अपने रणनीतिक हितों का भी ध्यान रखना चाहिए, वो जो सेना है बांग्लादेश की, अब वो इन सब बातों को दरकिनार करके पाकिस्तान के साथ इसके कारण खड़ी है कि भारत पर कैसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए। यही कारण है कि जो अंतरिम सरकार के मुखिया कह लें आप, मोहम्मद यूनुस को ले लें या बांग्लादेश के सैन्य अधिकारियों को ले लें, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन वो इस सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं कि बांग्लादेश तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है, बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से चलती है, बांग्लादेश जो है भारत के कच्चे माल के कारण पक्का माल बना पाता है जिसको वो यूरोप में उसे लेकिन इस बात की चिंता नहीं है, वो अपने व्यापार की चिंता नहीं कर रहा, अपने अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं कर रहा, वो अपने देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसकी चिंता नहीं कर रहा। त्यागी साहब, अभी तो छात्रों का आंदोलन था, वो आरक्षण को लेकर था और आरक्षण के आंदोलन ने सत्ता में तख्ता पलट कर दिया। अब वहां पर आदिवासी छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। वो आदिवासी शब्दों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं, 8वीं और 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं। इसे लेकर वो सड़कों पर उतर आए, सड़कों पर उतर आए तो दूसरा गुट भी सड़कों पर उतर आया और बांग्लादेश की सड़कों पर लाठीचार्ज चल रहा है। मतलब उसे चिंता नहीं है कि उसका लॉ एंड ऑर्डर देश का कैसा है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, उसकी शांति कैसी है, वहां का रोजगार कैसा है, वहां की अधोसंरचना कैसी है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे काम किया जाए। उसे चिंता कट्टरपंथ की, उसे चिंता जमात की, उसे चिंता पाकिस्तान की, उसे चिंता पाकिस्तानी हुक्मरानों की और सेना की। सर चिंता कैसे हो, आप मुझे ये बताइए कि यूनुस के मुंह में ना तो दांत है और ना उसके पास पूंछ है, ना उसके पास नाखून है, यानी कि वो कुछ कर नहीं सकते। उनकी पार्टी में या उनकी कैबिनेट में मैं समझता हूँ करीब 18 ऐसे लोग हैं, या तो जमात इस्लामी के हैं, या अंसार उल बंगला के हैं, या जमात उल मुजाहिदीन के हैं, और ये कट्टरपंथी पूरी तरह से आईएसआई पाकिस्तान से सपोर्टेड है। अब वहां पे लाठीचार्ज हो रहा है, अलग अलग ग्रुप में हो रहे हैं, सर और ज्यादा होगा। ये वहां पे जो फौज है, पहले तो उस फौज में ही 3 पावर सेंटर हो गए हैं। एक मेजर जनरल हसन साहब है, एक मेजर जनरल हक साहब है और उनके चीफ है जनरल वकार। अब जो जनरल वकार है वो यूनुस को हटाने के लिए तैयार है, और जो जनरल हसन है जो पाकिस्तान गए हैं वो जनरल वकार को हटाने के लिए तैयार है। जैसे ही मौका मिले वो उन्हें गद्दी से हटा दे। यानी कि वहां पे 2 तख्ता पलट, बांग्लादेश में तख्ता पलट एक फैशन है वहाँ हर जगह, और हर बार यही होता है कि वो हसन साहब जो हैं वो जनरल साहब को हटा दें और जनरल साहब यूनुस को हटा दें। और यूनुस ने अपने भागने का प्लान भी बना लिया है कि मैं या तो सिंगापुर जाऊंगा या मैं यूएई में जाऊंगा। मतलब तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में वहां पे अगर लॉजिक होता, अगर रीजन होता,
तो क्या उनकी ये समझ में नहीं आता कि समझ हम में नहीं अगर आता। कुल मिलाकर आने वाले समय में बांग्लादेश की स्थिति बेहतर नहीं है। लोकतंत्र की बात, चुनाव की बात जरूर की जा रही है, लेकिन कैसे वो स्थापित होगा कहा नहीं जा सकता, तब जबकि कट्टरपंथी जमातों के हाथ में पूरी तरह से बांग्लादेश चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया अलूने साहब का, शुक्रिया हम करेंगे त्यागी साहब का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वायरल वीडियो की। आज एक वायरल वीडियो महाराष्ट्र के मुंबई में एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला।